नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। आज पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो चुका है। लगभग सभी बड़े नेता जो प्रदेश के कम से कम खास करके अखिलेश यादव हों, चाहे वो डिम्पल यादव हों या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने भी प्रयागराज में रोड शो किया। इन सब के बीच लेकिन अब जो 11 जिलों की 61 सीटों पर जो 27 तारीख को मतदान होगा उसको लेकर क्या रहा अभी तक जो चुनाव प्रचार में हुआ उस पर भी हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास कुमार जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ हम प्रयागराज से हमारे रिपोर्टर सैयद रजा जुड़ेंगे। सैयद और विकास जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए सबसे पहले तो एक तो बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और सबसे पहले हम सैयद आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप वहां पर, चूंकि आज का दिन जो है वो प्रयागराज के लिए बहुत ही खास रहा, तो ऐसे में वहां पर क्या रहा? आज नेता लोग जब पहुंच रहे थे तो लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा था उनको? बिल्कुल प्रवीण, अगर हम बता दें तो 2 दिन बेहद खास रहे हैं प्रयागराज के लिए और खास भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रयागराज के सिर्फ 3 जिलों की बात करें, चाहे प्रयागराज, कौशाम्बी और प्रतापगढ़, इन तीनों जिलों में 22 सीटें आती हैं और जो कि बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं किसी भी राजनीतिक दल के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। ऐसे में आज भी देखा गया है कि आज भी अमित शाह भी प्रयागराज में थे, उसके बाद राहुल गांधी भी, उनको यहाँ पर आना था, वो भी थे। प्रियंका गांधी का एक रोड शो यहाँ पर देखने को मिला सुबह ही सुबह। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जो है वो शाम को रोड शो किए। इससे पहले उन्होंने 3 जगह पर जो जनसभा है वो किया है। तो कल की अगर हम बात करें तो कल जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक विशाल जनसभा किया था। तो ये कहा जाना चाहिए कि प्रयागराज हमेशा ही गढ़ रहा है हर राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि प्रयागराज में सबसे ज्यादा 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। अगर हम 2017 की बात करें तो 9 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी दल के खाते में आएगी, जबकि 2 बसपा और 1 समाजवादी पार्टी ने जीता था। लेकिन अब की बार जो समीकरण है वो कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को क्या होता है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और उन्होंने लोग के साथ साथ, समर्थकों के साथ साथ आम जनता को भी लुभाने की कोशिश की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। लेकिन आज जिस तरीके का रोड शो देखा गया, एक भव्य जो जुलूस जो है वो देखा गया, योगी आदित्यनाथ आज के दिन प्रयागराज को उन्होंने दिया है, क्योंकि अलग अलग जगह, गंगा पार हो, यमुना पार हो, वहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया चित्रकूट के आने के बाद। उसके बाद यहाँ पर 2 जो विधानसभा सीटें हैं, पश्चिमी और दक्षिणी, वहां पर उन्होंने रोड शो किया। सिद्धार्थनाथ सिंह के फेवर में किया, नंद गोपाल गुप्ता नंदी के फेवर में किया। हालांकि अगर हम यहाँ के लोग की बात की जाए तो लोग का यही कहना है कि अब की बार वो साइलेंट है, उनको इंतजार है 27 तारीख का, वो जाएंगे वोट डालेंगे। लेकिन जी नहीं, आप चूंकि लगातार क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर लोगों की क्या राय है? लोगों के पास मुद्दा क्या है? किन मुद्दों पर वो वोट डालने जाएंगे 27 तारीख को? देखिए, बेरोजगारी भी लोग के जहन में ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। हालांकि बेरोजगारी की सभी राजनीतिक दलों ने ये कहा है कि बेरोजगारी के लिए हम नौकरियां देंगे, लाखों की संख्या में लोग को नौकरी देंगे। सबसे बड़ी जो दिक्कतें हैं देहात की अगर हम बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर आवारा पशु की है, वो भी एक बड़ा मसला है। अगर हम शहरी इलाके की बात करें तो शहर में बीते 5 सालों में शहरवासी ने ये देखा है कि विकास हुआ है। हालांकि कुछ लोग तो अपने विधायक से नाराज भी हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि विकास हुआ है, महिला सुरक्षा के लिए भी कार्य हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो बेरोजगारी को लेकर के आ रही है। पुरानी पेंशन बहाल की आ रही है। सभी लोगों ने कहा है कि ये सारी दिक्कतों को दूर किया जाएगा। तो अभी आम जनता भी थोड़ा कंफ्यूज है कि वो किसके जो घोषणा पत्र है वो किसके साथ जाए। हालांकि ये देखा भी गया, अगर हम 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2007 में मायावती की जब सरकार बनी थी तो भी सबसे ज्यादा सीटें जो है बसपा ने प्रयागराज से जीती थी। अगर हम 12 की बात करें तो 2012 में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। 17 में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट जीत करके प्रदेश में योगी सरकार बनाई थी। तो बीते 3 चुनावों में अलग अलग सरकारें उत्तर प्रदेश में बनी है। तो ये देखना होगा कि 22 में आम जनता के दिल में क्या है। हालांकि आम जनता अलग अलग अपनी राय दे रही है। किसी का कहना है कि योगी सरकार ने कार्य बेहतर किया है, तो किसी ने कहा है कि अखिलेश को एक मौका और देना चाहिए। अखिलेश के लिए एक बड़ी चीजें जो निकल के आ रही हैं वो ये आ रही है कि परिवारवाद का हमेशा समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी परिवार के लोग को
वोट चुनाव में उतारती है। लेकिन अब की बार शिवपाल यादव को केवल एक सीट दी गई, यहाँ तक कि उनके लड़के को भी नहीं दी गई। तो ये भी आम जनता के बीच में एक चर्चा का विषय है कि परिवारवाद को भी दूर किया गया है। अखिलेश ने साफ तौर पे क्या है 300 बिजली का माफ करेंगे, तो योगी ने भी कहा है कि हम जो है जिस तरीके से राशन दे रहे हैं वैसे ही देंगे, जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार देंगे। तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से लोगों को लुभाने में लगी हैं। जी नहीं, ये बताइए, जो ये अन्ना पशु है उसका कितना असर, खास करके जो प्रयागराज में जितने भी जो 12 विधानसभा सीट है उस पर अन्ना पशुओं का कितना असर देखा जा रहा है? अभी आपको क्या लग रहा है, लोग इससे परेशान हैं अन्ना पशु से? बिल्कुल परेशान है। और प्रयागराज की बात करें तो करीब 9 जो विधानसभा की सीटें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में आती है और वहां पर सबसे बड़ी समस्या यही बनी हुई है। 3 विधानसभा की सीटें शहर में आती हैं, हालांकि शहर में उतनी दिक्कतें नहीं है, लेकिन ग्रामीणों को सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो इसी के लेकर के आ रही है। हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या होता है 27 फरवरी को, कितने प्रतिशत वोट प्रयागराज से पड़ते हैं, क्योंकि हमेशा ये कहा गया है कि प्रयागराज में बहुत ज्यादा संख्या में वोट नहीं पड़ते हैं। संडे का भी दिन है, लोग आराम करके ही जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे लोग निकलते। तो ये भी देखना होगा कि चुनाव अधिक संख्या में लोग बूथों में जाएं, मतदान करें, तो निष्कर्ष कहना और आसान होगा। क्योंकि पिछले बार की बात करें तो बहुत कम जो है मतदान प्रतिशत रहा है। तो ऐसे में ये भी देखने वाली बात हुई कि मतदान कितना होता है। जी आप बने रहिए सैयद हमारे साथ, हमारे साथ एक शख्स है, मैं वो काफी देर से मुझे इशारा कर रहे थे कि कुछ बोलना है। क्या बोलना चाहते हैं आप? हम बोलना चाहते हैं सर कि हमने आज ही योगी आदित्यनाथ जी का इधर से रोड शो गया था, मैंने एक पर्चा उनको दिया है। मेरा काम है लेडीज टेलर का। मैं चाहता हूँ कि लेडीज टेलर का भी काम ऑनलाइन हो जाए, ताकि जो आज तक लेडीज टेलर जितने हैं कोई भी टैक्स नहीं देता है, जिसके कारण हमारे रेवेन्यू में सैयद मैं ये चाहूंगा कि अगर वहाँ कुछ लोग और होती है तो उनसे भी जानिए कि वो क्या सोच कर 27 को वोट डालने के लिए जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो आए हैं। मतलब 27 तारीख को जो है चुनाव होना है, क्या चाहते हैं कि कितना मतदान में आप सहयोग करेंगे और किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? भैया सहयोग हमारा ये है कि हम लोग कर्मचारी आदमी, हम लोग चुनाव ड्यूटी में है, तो हम अपने मत दे पाते हैं, किसी को हम सहयोग किसी पार्टी के बारे में कुछ कह सकते नहीं। अच्छा, आप सरकारी, हालांकि ये सरकारी आदमी है, हमारे साथ एक दुकान में हम बाहर खड़े हैं। मतलब ये बताइए 27 तारीख को चुनाव है प्रयागराज में, क्या मानते हैं किसकी सरकार बने और क्यों? बननी तो है, आगे पीछे जो भी बननी है वो कमल की बनेगी, भाजपा की, और होना कुछ नहीं है। भाजपा फिर भी आएगी। ठीक है, आप क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? बनना ही बनना है। कारण क्या है? उनका काम, उनका तरीका। इससे पहले क्या होता था, मायावती की सरकार आएगी, उनके यहाँ उनका 1 करोड़ का माला चलता था, उसके बाद सुशासन उनका अच्छा था, खाली सुशासन। ये फिर होता है कि अब मायावती का है, पार्क बना रही है और कोई काम नहीं हो रहा, डेवलपमेंट कुछ नहीं था। फिर ऑप्शन हम लोग को क्या मिलता था, फिर हम लोग सपा में जाते थे। सपा जैसे आती थी, गुंडागर्दी, ये दुनिया भर की चीज, मतलब हम लोग सिक्योर नहीं थे, खासकर बिजनेसमैन और लेडीज तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, इन लोग का कहना यह है कि सुरक्षा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हमारे साथ कुछ और लोग ये भाई, किसकी सरकार आप बनाना चाहते हैं 2022 में और क्यों? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की कारण क्या है? कारण ये है, जिस तरीके से सरकारी तंत्र को कठपुतली की तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से कठपुतली की तरह सरकारी तंत्र को इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे पहले राजनीति कैरियर में किसी ने इस तरह दुरुपयोग नहीं किया होगा जिस तरह भाजपा सरकार कर रही है। तो 27 को जाएंगे आप वोट डालने? बिल्कुल जाएंगे सर। आप क्या मानते हैं किसकी सरकार आनी चाहिए 22 में? भाजपा की आनी चाहिए। भाजपा की आनी चाहिए, ठीक है। और भी कुछ लोग हैं हमारे पीछे हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हालांकि वो वकील साहब है, वो जा रहे। तो ये देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के भी समर्थक हैं। थोड़ा सा आप वहाँ बने रहिए, हमारे सहयोगी हैं, वो भी सुन रहे थे, लोगों की राय भी उनके पास पहुंच गई है, वो भी सुन रहे थे साथ में। तो विकास जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तो जो आप देखिए, कम से कम जो दुकानदार, खास करके जो नौकरी पेशा वाले हैं, जो अभी तक जो देखने को मिला उसमें ये था कि वो 50-50 है, यानी कुछ लोग भाजपा
को के पक्ष में मतदान करने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग सपा के पक्ष में मतदान करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज वहां पर प्रियंका गांधी ने भी रोड शो किया और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के भी मुख से यह नहीं आया बाहर कि वो बसपा या कांग्रेस को वोट देगी। तो ऐसे में आप इन दोनों की स्थिति कहां देख रहे हैं? प्रवीण, मुझे ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार परसेप्शन के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। आप देखें कि परसेप्शन भाजपा जो बना रही है वह बना रही है कि सुरक्षा का मुद्दा है, माफियाओं को कंट्रोल करने का मुद्दा है, आतंकवाद के मुद्दे को उछाला जा रहा है, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व भाजपा के पीछे पीछे चलते हैं, जहां भाजपा चलती है वो बोले या ना बोले। तो इस हिसाब से देखिए तो भाजपा अपने परसेप्शन के आधार पे नैरेटिव को तय करना चाह रही है। अगर सपा को कि पूरे कैंपेन को देखें तो सपा ने महंगाई, बेरोजगारी, अन्ना पशुओं और जो जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे हैं उनको अपने एजेंडे में शामिल किया है। तो आप देखिए एक बात और है कि अखिलेश ने इस बार पूरी कोशिश की है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ना कर पाए भाजपा। आप देखिए कि महाराष्ट्र में अभी चुनाव के बीच में अचानक नवाब की गिरफ्तारी हो रही है और ये भी भाजपा का यह गेम प्लान है कि अगर यूपी में कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं मिल रहा है उन्हें, तो कर्नाटक से हिजाब का मुद्दा उठाया जा रहा है। महाराष्ट्र से ये आप देखें अचानक नवाब की गिरफ्तारी हो रही, तो किसी न किसी तरह भाजपा एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को चाह रही है कि वह गेम में आए। गेम प्लान उनका ये है। लेकिन अभी यूपी में मुझे लगता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो भाजपा के सामने मुद्दों की जो है एक समस्या ये खड़ी हुई है, युवा वर्ग को जो पहले कनेक्ट करती थी भाजपा, वो कनेक्टिविटी कहीं न कहीं टूटी है। अगर आप कहें कि सरकारी कर्मचारी, तो जिस तरह से विपक्षी दलों ने, जैसे कांग्रेस को आप देखें राजस्थान में ओपीएस उन्होंने लागू कर दिया, पुरानी पेंशन स्कीम। इसी तरह महाराष्ट्र में ये बात चल रही कि ओपीएस लागू की जाएगी, झारखंड में बात चल रही ओपीएस लागू की जाएगी। तो और सपा ने भी वादा किया है कि वह सत्ता में आने पर ओपीएस लागू करेगी। तो यूथ जो 2004 से 2021 17 साल में अगर मान ले 10 लाख सरकारी एम्प्लॉय भी बहाल हुए होंगे और उनके घर में 4 लोग भी सदस्य होंगे तो 40 लाख वोटर तो है। क्या ये वोटर अंतिम समय में जो कहते हैं 5% फ्लोटिंग वोट, क्योंकि ये चुनाव मुद्दा विहीन हो चुका है, इस चुनाव में ठहराव है। ठहराव ये है कि सब अपने अपने ब्लॉक के आधार पर ही लड़ रहे हैं, यानी कोई मेजर शिफ्ट नहीं हो रहा है। अगर लहर होती है तो आप देखिए जैसे 2017 में एक लहर थी भाजपा के पक्ष में, मोदी लहर थी, तो एक क्लीन स्वीप भाजपा कर गई थी और वो लहर कहीं नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे छोटे छोटे मुद्दे जैसे कुत्ता जानवरों के मुद्दे, जातीय समीकरण के मुद्दे। जी विकास जी, हमारा सवाल है कांग्रेस और बसपा को लेकर के, क्योंकि अभी देखिए कि 2 दिन पहले अमित शाह का ये बयान आता है कि मुस्लिम जो है वो बसपा के फेवर में वोट कर रहे हैं, और अभी जो है अभी जेपी नड्डा का भी ये बयान आया है कि बसपा के वोटर जो है वो एकदम बसपा के ही पक्ष में मतदान करेंगे। तो आखिर बीजेपी नेताओं को ऐसा क्यों लग रहा है, आखिर बीजेपी नेता ऐसा क्यों सोच रहे हैं? उनको अपने वोट बैंक की चिंता ना है, दूसरों की वोट बैंक की चिंता ज्यादा हो रही है, खास करके भाजपा के बड़े नेताओं को। नहीं, इसके पीछे ये रणनीति है कि चुनाव को त्रिकोणीय बनाया जाए। भाजपा की ये कोशिश है कि मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया जाए। बायपोलर मुकाबले में सपा जो है नुकसान पहुंचा सकती है भाजपा को, लेकिन ये बात भी आप तय मानिए, सैयद भाई भी इस बात से हो सकता है सहमत भी हो, क्योंकि जो बसपा के अपने कोर वोटर हैं, जो जाटव वोटर हैं, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। पिछले कई चुनावों से हमने देखा है कि बसपा 20 से 22% वोट ले जाती है, चाहे वो जीते चाहे वो हारे। इसलिए बसपा का वोट शेयर ऐसा नहीं है कि बसपा का वोट शेयर बहुत बढ़ जाएगा या बहुत घट जाएगा। बसपा में ठहराव की स्थिति है, वह नए जातीय समीकरण जोड़ नहीं पा रही है। मुस्लिम उनसे दूर है। देखिए मुस्लिम सपा को जा रही है वोट, या थोड़ा बहुत अगर वोट जा भी रही है तो वो वेस्टर्न यूपी में वो थोड़ा AIM IM ले जा रही है, थोड़ा सा वोट, बहुत छोटा सा चंक ले जा रही है, बहुत बड़ा चंक नहीं ले जा रही है।
तो बसपा मुझे नहीं लगता कि 2-4 सीटों पर हो सकता है कि कैंडिडेट के आधार पर उन्हें मुस्लिम वोट मिल जाए, लेकिन ओवरऑल जो है बसपा को मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है, जाटव वोट उनको मिलना है। ये जरूर है कि दलित वोट बैंक में प्रवीण जो राशन योजना है या आवास योजना है या गरीब किसान योजना या और तरह की जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं, उससे दलित वोट बैंक पर कुछ सेंध भाजपा लगाती जरूर दिखती है प्रवीण। और मुझे लगता है कि ये इस चुनाव का बड़ा फैक्टर है। एक फैक्टर यह भी है कि राजभर वोट जो है, राजभर जातियों का वोट कितना बढ़ता है, मान लीजिए कि कितना प्रतिशत ओम प्रकाश राजभर के साथ रहता है और कितना भाजपा अपने साथ लेके जाएगी। क्योंकि आप देखें जाट में भी यही हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि जाट वोट भी बढ़ गए। ऐसा नहीं हुआ कि जाट वोट केवल भाजपा के साथ गए या सपा के साथ गए या रालोद के साथ गए, उन्होंने कैंडिडेट के आधार पे या लोकल आधार पे ये तय किया। तो कहीं भी ये नहीं दिखा कि जो सपा का जो समीकरण है, जातीय समीकरण और सामाजिक समीकरण, वो कहीं ये नहीं दिखा कि बिल्कुल इकट्ठा वोट उसको मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सपा में थोड़ी सी ये परेशानी है और भाजपा के साथ ये परेशानी है कि ग्रामीण इलाकों में तो उनके काम है वो अन्ना जानवर उनको चर रहे हैं, यानी अन्ना जानवरों से कहीं ना कहीं परसेप्शन की लड़ाई हार रही है भाजपा ग्रामीण इलाकों में। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री को खुद आगे आके बोलना पड़ रहा है कि वो अन्ना जानवर की समस्या का समाधान करेंगे। तो बहुत सारी परसेप्शन की लड़ाई चल रही है, वोटरों में ठहराव है और कोई एक लहर नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कैडर वोट के आधार पर चुनाव होगा। और ऐसे में मुझे लगता है बीजेपी तो थोड़ा एज है, क्योंकि बिहार में भी आपने देखा होगा कि जब चुनाव में ठहराव होता है, वोटर साइलेंट होते हैं, तो भाजपा को फायदा मिल जाता है। जी सैयद, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वहाँ हैं लगातार फील्ड में, तो आपको क्या लगता है, आप वहां पर लोगों की राय चूंकि बहुत बार जान रहे हैं, बहुत अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के, तो आप क्या मानते हैं लोगों से जो बातचीत हो रही है अलग अलग समुदाय के लोगों से, तो उनका क्या मानना है इस पूरे चुनाव को लेकर के? देखिए, अगर हम प्रयागराज वालों की बात करें, पहले हम बात करते हैं ग्रामीण वालों की, जिसमें सबसे ज्यादा 9 विधानसभा की सीटें आएंगी। वहां जब हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में गए तो उनका ये कहना है कोरोना काल में विधायक गण ने काम नहीं किया, जो समाज सेवी थे वो अधिक नजर आए। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो आ रही है आवारा पशुओं को लेकर के आ रही है। तीसरी समस्या यह है कि पानी की भी समस्या उनके खेतों को लेकर के आ रही है कि पानी की समस्या नहीं हो पाती है। बिजली आ रही है, लेकिन बिजली का ट्रांसफार्मर जब फूक जाता है तो गांव वाले अपनी जेब से पैसा लगा करके चंदा इकट्ठा करते हैं। जो हम लोग हमेशा ये दिक्कतों का सामना करना हुआ आता है, वो अब की बार भी देखने को मिल रहा है कि बिजली की भी एक समस्या आती है। जब ट्रांसफार्मर फूकता है तो फिर दूसरा ट्रांसफार्मर लगने में हफ्तों लग जाते हैं। तो उनका ये भी मानना है कि सड़कों का विकास हुआ है, लेकिन खेती जिससे होती है उसका विकास नहीं हुआ है। आवारा पशु दिन पर दिन बढ़ते आ रहे हैं, उसके लिए कोई भी ठोस कदम सरकार के पास नहीं है। गौशाला जरूर खोली गई, लेकिन गौशाला में कार्य नहीं किए गए। कितनी गांव का भी अगर आपने देखा होगा, अलग अलग जिलों में कितनी जो गाय की मौतों का सिलसिला जो है वो देखने को मिला है। शहरी लोग की बात करें तो शहर में विकास देखने को मिला है, लेकिन बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अनाज जो दिया जा रहा है, ये भी शहर वासियों का कहना ये है कि नौकरी मिले, क्योंकि 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं दे करके बहुत ज्यादा विकास किसी भी परिवार का नहीं हो सकता है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके में 2 साल से लगातार इंक्रीमेंट नहीं हुआ है और उनके जो प्राइवेट फर्म है वो सरकार का हवाला देते हैं। कई लोग बेरोजगारी भी देख रहे हैं। प्रयागराज में सबसे ज्यादा यहाँ पर छात्रों ने तांडव भी किया था, आपने तस्वीरों में भी देखा था। तो यहाँ पर लोग की अलग अलग राय है कि विकास जितना होना है वो हो रहा है। धर्म की बात ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परिवार जो है वो पालना है, जिसके लिए हर एक घर में बेरोजगार है। तो बहुत सारी चीजों में अब आम जनता भी समझदार हो गई है। आम जनता का भी ये कहना है कि जो पार्टी हर चीज, हर मुद्दे की बात करेगी वो करेंगे। अगर हम मुस्लिम समुदाय के यहाँ के प्रयागराज की बात करें तो जब तक अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का AIM से टिकट की बात हो रही थी, क्योंकि उन्होंने अब से ठीक 1.5 महीना पहले एक बड़ी सी जनसभा को संबोधित किया था, लेकिन अचानक से उनके तरफ से आया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो अब सीधा जो लड़ाई हो गई है शहर पश्चिमी की, वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, ऋचा सिंह और सिद्धार्थनाथ सिंह के बीच में हो गई है। तीसरी फाइट यहाँ पर अगर देखा जाए, 12 के 12 विधानसभा में शायद ही 1 या 2 विधानसभा होगी जिसमें कोई तीसरी पार्टी का नाम ले रहा हो।
तो इस समय जो मुद्दा बना है वो अखिलेश और योगी सरकार का बना हुआ है। ऐसे में अलग अलग लोग यही कह रहे हैं। महिलाओं से भी हमने बात की तो महिलाओं का कहना है कि सरकार ने अच्छा काम किया है महिलाओं के दृष्टिकोण से। छात्र भी जो छात्राएं हैं वो अब कोचिंग से जब लौटती हैं तो उनको ये डर नहीं सताता है जो पहले हो रहा था। तो कुछ बिंदुओं पे सरकार नाकाम रही है तो कुछ बिंदुओं पे सरकार ने अच्छा काम किया है। तो लोग भी अब ये साइलेंट वोटर्स की बात करें, बहुतों के पास जब जा रहे हैं तो वो थोड़े से साइलेंट हैं, वो कुछ बोलने के लिए हिचक रहे हैं, उनके मन में कुछ चल रहा है। कुछ का तो ये भी कहना है कि अगर हम सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो कुछ कार्रवाई हो सकती है। नहीं, क्या ये जो सरकार लगातार ये दावा कर रही है महिला सुरक्षा को लेकर, तो इसका मतलब आप जो बता रहे हैं उससे तो महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। महिलाएं तो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही, लेकिन कई मामले ऐसे भी हैं जो क्राइम ग्राफ ये शो कर रहा है कि वो जो है, चाहे महिला शायद मीडिया में कुछ चीजों को नहीं देख पा रही हो, या फिर अगर प्रयागराज की बात करें तो अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पर महिला की हत्या का शव जो है वो बरामद किया गया था। तो क्राइम ग्राफ तो हो रहा है, लेकिन जो औसतन जो देखा गया है उसमें कमी आई है। फिलहाल एक सबसे बड़ा मुद्दा जो प्रयागराज में देखने को मिलता है वो है कि ये एक धार्मिक नगरी है। यहाँ हर साल माघ मेले का आयोजन होता है, 6 साल के बाद कुंभ का आयोजन होता है। तो धार्मिक चीजें भी बहुत ज्यादा प्रमोट भारतीय जनता पार्टी करती है, तो जिसके जो आम जनता के दिल में एक तरीके से अलग जो चाहत है भारतीय जनता पार्टी की वो बढ़ जाती है। क्योंकि अभी भी देखा जब रोड शो चल रहा था तो राम के जो गीत हैं वो सुनने को मिल रहे थे। बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो जय श्री राम के नारे लग रहे थे। तो धार्मिक अगर हम शहरों की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आती है। प्रयागराज हो, अयोध्या हो या फिर वो बनारस हो, वहां पर धार्मिक नगरी है। और धर्म के लिए 5 साल योगी सरकार ने जिस तरीके से, चाहे हम दिवाली की बात करें, देव दीपावली की बात करें, अयोध्या में रामलीला की बात करें, तो इन सब दिलों में काफी आकर्षण करने की कोशिश की थी आम जनता की। तो और ये भी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि हम विकास के साथ साथ धार्मिक चीजों को भी लेकर के आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो आम जनता ये मान रही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वजह से बन रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आम जनता भी बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज है कि आखिर असल क्या है और किस वजह से हो रहा है। हालांकि अब ये देखना होगा कि 27 तारीख को जब यहाँ मतदान होगा तो किसकी सरकार के लिए लोग आगे आएंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि 12 में से जिस पार्टी ने ज्यादा सीटें जीती है प्रदेश में उसी की सरकार आई है। प्रयागराज में तकरीबन 46 लाख वोटर हैं अगर पूरे हम 12 विधानसभा की बात करें, और पिछले बार की बात करें तो आधे से भी कम औसत रहा था प्रयागराज का। अगर मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आखिर सरकार किसकी बनती है। तो इसमें ये देखना होगा प्रवीण कि आखिर मतदान प्रतिशत आप बने रहिए। आपके उसी आपने जो कहा उसी पर हम जरा विकास जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि विकास जी, एक तो जो सैयद बता रहे थे कि धर्म का जो मुद्दा है वो अभी तक कम से कम जो 4 फेज हुआ उसमें तो नहीं देखने को मिला था, लेकिन चूंकि अब जो चुनाव होने जा रहे हैं वो लगभग धार्मिक नगरी में होने जा रहा है, चाहे वो प्रयागराज की बात करें या अयोध्या की बात करें, दोनों जगह पर अगर इस तरह से अगर बात करते हैं प्रयागराज की, खास करके जहां पर कि 12 सीट है, सबसे ज्यादा इस चरण में सबसे ज्यादा अगर किसी जिले में सीट है तो वो प्रयागराज है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बीजेपी सरकार जिस मुद्दे पर लगातार चलती रही 5 साल कि वो धर्म को भी नहीं छोड़ेगी और विकास की बात, हालांकि विकास कितना हुआ नहीं हुआ ये तो जनता तय करेगी, लेकिन जो विकास की बात, विकास के साथ साथ धर्म की बात लगातार बीजेपी सरकार करती रही, क्या आपको लगता है कि उसका फायदा इस चुनाव में बीजेपी को होने जा रहा है? देखिए, इस सवाल के जवाब के लिए हमें बीजेपी के उत्थान को देखना होगा। बीजेपी राम मंदिर आंदोलन से आगे बढ़ी और ये बीजेपी ने जो अपने कोर वोटर हैं उनके दिमाग में एक परसेप्शन बना चुकी है कि यह हिंदू हितों की जहां बात आएगी केवल भाजपा खड़ी रहेगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि चाहे अयोध्या में कोई लहर हो ना हो, चाहे यह अब कोई बड़ा मुद्दा हो ना हो धर्म का, लेकिन जो धार्मिक तौर से जो एक कहते हैं ना परसेप्शन बना देना, जैसे एक परसेप्शन बना दिया गया कांग्रेस के बारे में भाजपा के द्वारा कि कांग्रेस जो है सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू हितों पर चोट करती है, तो आप देखें कि कांग्रेस उस बर्डन को आज भी ढो रही है प्रवीण। उसी तरह भाजपा ने एक परसेप्शन बना दिया, जैसा कि सैयद भाई ने भी बोला कि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट से हुआ,
लेकिन लोगों में यह एक सोच कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए हो रहा है कि भाजपा के प्रयास से ये हो रहा है। तो ये समझने की बात है कि जो एक साइलेंट मोटिवेशन होता है इस आधार पर वोट देने का, वो लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है, कोई 1 साल या 2 साल का हिस्सा नहीं है। इसलिए ये हम ये नहीं समझ सकते कि अभी अगर कोई ऐसा मुद्दा नहीं है धार्मिक दृष्टिकोण का तो वो मुद्दे हावी नहीं है। अगर आप वोटिंग बिहेवियर देखें तो वोटिंग बिहेवियर में ये आता है कि ऐसे मुद्दे कुछ खास सेक्शन में काम करते हैं, जैसे ग्रामीण इलाकों में ऐसे मुद्दे काम करते हैं, बुजुर्ग जो वोटर है उनमें ये काम करते हैं, युवाओं में ये भले ना काम करे, महिला वोटरों में भी कुछ हद तक धार्मिक दृष्टिकोण से वोट देने की प्रवृत्ति होती है। ये इतने साइलेंट वोटर होते हैं कि हम इसको चुनाव के बाद ही कोई आंकड़ा जारी हो तब पता चलता है कि इस आधार पर मतदान हुआ। लेकिन कई ऐसे मुद्दे होते, कोई एक मुद्दे के आधार पे मुझे लगता है मतदान प्रक्रिया जो है प्रभावित नहीं होती। कई मुद्दे मिलकर एक फैक्टर बनाते हैं। जैसे आप देखिए जितने शहरी इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, जहां व्यवसायी वर्ग भी निवास करते हैं, वहां सुरक्षा एक मुद्दा है, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सुरक्षा एक मुद्दा है। जो माफिया, बुलडोजर और इन सब बातों को देखिए बीजेपी ने पूरे इलेक्शन में जीवित रखा है। एक बात और देखें आप, कोरोना काल में भाजपा की विफलता जो है वो चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाई है। ये भाजपा की एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। और आप देखें कि भाजपा ने जो वैक्सीनेशन चलाया था, एक सफल वैक्सीनेशन, उसको भी भाजपा ने जोर शोर से नहीं उठाया, उस पर अपनी पीठ नहीं थपथपाई, क्योंकि भाजपा को डर था कि अगर वो वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर अपनी पीठ थपथपाएगी तो अपोजिशन जो है कोरोना काल की विफलताओं को उठाएगा, इसलिए भाजपा उसमें बहुत हल्के से निकल गई है। तो भाजपा ने बहुत रणनीतिक तौर पे चुनाव लड़ा है। लेकिन एक बात ये कह दूं, मैं 2 नेता की तारीफ जरूर करूंगा। एक अखिलेश यादव, जिन्होंने इस चुनाव को बाइपोलर बना दिया है, नहीं तो अन्यथा 6 महीने पहले लोग भाजपा को क्लीन स्वीप दे रहे थे। लेकिन अखिलेश की तारीफ की जानी चाहिए, उन्होंने इस चुनाव को बाइपोलर बनाया और भाजपा पे दबाव बढ़ाया। और दूसरा, प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि ये 2 ऐसे पॉजिटिव साइन है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। जी नहीं तो विकास जी, आपको ऐसा लग रहा है क्या कि इस बार कम से कम जो इस बार 2022 के चुनाव में कांग्रेस को कुछ सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है क्या आपको? नहीं, सफलता मुझे अंक मतलब विधायकों के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ, एक संगठन में एक विश्वास पैदा करना कि वो 400 से ज्यादा सीटों पर लड़ सकती है। और आप देखिए प्रियंका गांधी हर जगह यही बोल रही है कि हमारा मकसद था कि 400 सीटों पर हम लड़े। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है पिछले 3 दशकों में, उसको अगर समझा है प्रियंका गांधी ने तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि आप अखिलेश का देखिए, अखिलेश ने पूरे नैरेटिव को सोशियो इकोनॉमिक इशू पे फोकस किया हुआ है कि अगर अन्ना पशु का है तो वो ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, किसानों की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ मामला है, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिससे भाजपा। विकास जी थोड़ा सा रोकेंगे आपको, इसलिए कि आप चूंकि कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो हम ग्राउंड रियलिटी भी जान लेते हैं सैयद से कि वहां पर आम लोग कांग्रेस के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सैयद ये बताइए आप कि आम लोगों में कांग्रेस को लेकर क्या परसेप्शन है? देखिए, कांग्रेस जो है वो प्रयागराज गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहीं से ही देश के पहले प्रधानमंत्री यहीं से प्रयागराज से ही थे। हालांकि जिस तरीके से विकास जी ने बताया है वो यहाँ पर भी लोग की यही राय है, क्योंकि कांग्रेस फाइट में नहीं है। अगर हम 12 विधानसभा की बात करें तो एक जो नॉर्थ है जहाँ से अनुग्रह नारायण सिंह लड़ रहे हैं, वहां पर थोड़ी उम्मीद है कि कांग्रेस वहां से जीत सकती है। नहीं तो 11 की 11 जो और सीटें हैं वो वहां पर कांग्रेस बिल्कुल जो है सफाया नजर आ रहा है। ये यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं या फिर यहाँ की आम जनता है, उनके आधार पर जो मैंने बातचीत की है, उनके आधार का ये आंकड़ा है। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस 3 दशक पहले अपना यहाँ पर मुकाम बनाई थी, जैसे जैसे सरकारें बदली, कांग्रेस वापस में नहीं आई, वजूद उसका धीरे धीरे मिटता हुआ नजर आया है। लेकिन 2 दलों की बात करें, समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की, दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा दांव पर है। कोई भी सरकार, अगर हम बीते 30 सालों की बात करें तो रिपीट नहीं हुई है। अगर इस चुनाव में 2022 में योगी सरकार रिपीट होती है तो ये भी एक इतिहास हो जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो वो समाजवादी पार्टी ये चाहती है जैसे सरकार हर 5 साल में, चाहे 2007 में मायावती हो, 12 में अखिलेश यादव हो, 17 में योगी सरकार हो, तो वो अगर 22 में फिर आते हैं तो ये जो शेड्यूल है ये ऐसा चलता ही रहता है। ये यूपी के
जनता सबका निर्णय ऐसे ही करती है। हालांकि अब सभी के लिए प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 12 में कितनी जो सीटें हैं किस पार्टी जीतेगी। लेकिन आम जनता, अभी हमने जब लोगों से बात किया तो आपने खुद देखा कि 50% लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, तो 50% लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी। ऐसे में वोटर्स भी, हम हर विधानसभा में हम गए हैं, और चाहे ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, और अनजान लोगों से अचानक हमने ऐसे ही अपना डिबेट शो किया है। कहीं पर नुक्कड़ सभा लगी है, गाड़ी रोक करके वहां बातचीत किया है, तो वहां पर भी लोग अपनी अपनी अलग अलग राय दी है। तो ये कह पाना इस बार के चुनाव में, क्योंकि कोई लहर नहीं है, जैसा विकास जी ने कहा, बिल्कुल कोई लहर नहीं है। जिस तरीके से कल अखिलेश यादव का जो जनसैलाब है वो देखने को मिला, उसी तरह आज भी योगी का जो जनसैलाब है वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने भी यहाँ ताकत जो है वो फूकी। तो ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि आखिर किसके सीट बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस के लिए प्रयागराज से सीटें जो है, एक सीट भी मिल पाना, ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अब ये तो आम जनता को तय करना है। लेकिन जो फाइट है वो, अगर प्रयागराज की बात करें तो बसपा भी कहीं पर नहीं है। फाइट जो है वो सिर्फ दो पार्टी, क्योंकि दो विधायक जो जीते थे प्रयागराज से पिछली बार 2017 में, वो बसपा के जीते थे। अब दोनों ही जो विधायक हैं वो अब समाजवादी पार्टी से आ गए हैं। एक प्रतापपुर के प्रत्याशी हैं तो दूसरे हंडिया के प्रत्याशी हैं। तो ये भी है कि जीते हुए प्रत्याशी जो बसपा के थे वो अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। तो ऐसे में अब देखना जो है दिलचस्प है प्रयागराज के लिए। 3 जिलों में 22 जैसे यहाँ सीटें हैं, तो सभी राजनीतिक जो दिग्गज हैं हर पार्टी के, उनकी निगाहें प्रयागराज में टिकी हैं, क्योंकि प्रयागराज कई प्रधानमंत्री दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री तो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री दिया है और यहाँ पर गढ़ माना गया है। कांग्रेस का सूपड़ा साफ है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश का जादू, योगी का जादू कितना चला है, वो तो 10 मार्च को पता चलेगा। जी प्रवीण। विकास जी, आप क्या देख रहे हैं, खास करके जो कांग्रेस को हो सकता है कि कुछ वोट परसेंटेज में इजाफा हो जाए, लेकिन कांग्रेस का कुछ भी मतलब इस विधानसभा में कम से कम सीट में वो कन्वर्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और समाजवादी पार्टी के लिए खास करके प्रयागराज में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी अगर वो कुछ भी होता है तो वो अचीव ही होगा, और सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को। ये अभी नहीं, ये आप देखिए पिछले 4 चरण में भी ये, चूंकि क्लीन स्वीप जबरदस्त हुआ था, 325 सीट एनडीए को मिला था और 303 भाजपा को। तो वैसी स्थिति में अगर इनके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऐसे भी 50 से नीचे थी, तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन भाजपा के लिए खोने के लिए, भाजपा के पास खोने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। तो ऐसे में भाजपा अपने आप को कैसे बचाएगी इस पूरे इसमें? प्रवीण, जैसा कि आपने कहा कि भाजपा के पास खोने के लिए बहुत ज्यादा सीटें भी हैं, जैसे 325 सीटें हैं। तो सरकार बनाने के अगर वो 100 सीट भी पिछली बार से कम लाते हैं तो भी वो काम चलाऊ बहुमत हासिल कर लेंगे। जैसा कि आरएसएस के भी और भाजपा के भी आंतरिक सर्वे में है कि भाजपा 225 से 30 के बीच तक रह सकती है। ठीक है, अगर वो भाजपा सरकार बनाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 10 मार्च के बाद, एक बार पहले भी बोला था कि बड़े परिवर्तन होने हैं, केवल यूपी के लिए ही नहीं, चाहे नतीजे भाजपा के पक्ष में भी होंगे तो भी मुझे लग रहा है कि नए चेहरे सामने आ सकते हैं। और अगर भाजपा बहुमत से फिसली तो भी जो योगी आदित्यनाथ है उनका राजनीतिक करियर दांव पे लग सकता है। दोनों ही स्थितियों में अगर भाजपा 220-25 के आसपास काम चलाऊ बहुमत लाएगी तो भी मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा बदला जा सकता है, और उनका जो पॉलिटिकल जो कैरियर जो लंबे समय के लिए देखा जा रहा है उसमें एक ब्रेक लग सकता है। ये आप तय मानिए, क्योंकि अमित शाह का गेम प्लान बहुत क्लियर है। अगर योगी आदित्यनाथ की चलती तो वो अयोध्या से लड़ रहे होते और प्रखर हिंदूवादी नेता की छवि को और धार देते और पूरा पोलराइजेशन करने की कोशिश होती। लेकिन अमित शाह ने उनको गोरखपुर समेट दिया है, जो अखिलेश भी बार बार बोल रहे हैं कि बाबा को उनके घर भेज दिया गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे हो रही हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो पर्दे के सामने दिख रही हैं। मुझे लगता है 10 मार्च के बाद जो है जो भी होगा वो पर्दे के पीछे के खेल के मुताबिक होगा। अभी तो जो दिख रहा है कोई लहर नहीं है, कुछ परसेप्शन के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। एक अखिलेश यादव का परसेप्शन है जिसमें कि रोजगार, महंगाई, सुरक्षा और जो आपको अल्पसंख्यकों पर जो तथाकथित या कथित जो भी जुल्म हुए हैं उनका, और अन्ना पशुओं का, ये 5 मुद्दों के इर्द गिर्द अखिलेश है।
और भाजपा महिला सुरक्षा, राष्ट्रवाद, विकास और छुपा हुआ हिडन हिंदुत्व इन सब मुद्दों पर, और राशन जो सबसे बड़ी है ग्रामीण इलाकों में, और 43 लाख आवास सरकारी, 24-22 घंटे बिजली, इन सब मुद्दों के इर्द गिर्द भाजपा जाल परसेप्शन बना रही है अपना। अब देखते हैं कि जनता किस मुद्दे पर पार्टिसिपेशन ज्यादा करती है। परसेप्शन तो दोनों बना रहे हैं, लेकिन अंतिम नतीजा तो जनता के पार्टिसिपेशन से ही आएगा। जी प्रवीण। सैयद, आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि अभी जिस तरह से विकास जी कह रहे थे कि जो अनाज का जो ये रहा, यानी कि जो ये पूरे पैंडेमिक के दौरान जो दिया गया अनाज, खास करके उनको जो एकदम बिल्कुल ही जिनके पास कुछ नहीं था, अगर उनके पास अनाज पहुंच गया, खाना पहुंच गया है, तो वो काफी मोदी सरकार से प्रभावित है। तो आपको ग्राउंड पर क्या नजर आ रहा था? क्या ये अनाज का जो मुद्दा है ये भी इस चुनाव में कुछ है क्या? इसकी भी कुछ भूमिका होगी क्या इस चुनाव में? बिल्कुल, अनाज का तो मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर दो राय जो है वो अलग अलग आ रही है। अगर पहली राय बताएं तो ये आ रही है कि जब कोरोना काल हुआ तो उसमें जब विधायक या फिर सरकार के लोग से पहले जब समाज सेवी लोग आगे आए और कुछ नेता आगे आए, उसके बाद देखा गया है कि सरकार के जो लोग हैं वो आगे आते हैं। सबसे पहले समाज सेवी लोग आते हैं और वो लोग की मदद करते हैं, उसके बाद सरकार जागती है और सरकार फिर अनाज देती है। फिर धीरे धीरे जो फ्री अनाज का जो स्कीम है वो लाई जाती है। विपक्ष ने ये बोला कि सिर्फ गेहूं से क्या होगा, चावल से क्या होगा, तो उनको नमक भी दिया जा रहा है, दाल भी दिया जा रहा है। अब ये मामले ये आ रहे हैं कि जैसे ही 10 मार्च का दिन बीतेगा, मार्च के बाद से शायद ये जो फ्री स्कीम है ये भी खत्म कर दी जाए। अनाज का जो विषय है वो है, लेकिन कुछ लोग की ये भी राय है कि अनाज के साथ साथ ऐसी कोई रोजगार दे दें जिससे उनके घर का कोई बच्चा रोजगार हो जाए, वो कमाए और फिर अनाज वो खरीद के लाए, तब उसको वो अनाज की अहमियत भी समझ में आएगी। हालांकि कोरोना काल था, लोग अपने घरों पर रहने को मजबूर थे, लोग का रोजगार बंद था, कई लोग ऐसे थे कि वो जो रोजी के लिए वो रोज निकलते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो घर में थे। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके केसेस कम हुए हैं तो लोग अब बेरोजगारी को भी मुद्दा बना रहे हैं। अनाज के साथ साथ उनका कहना यह है कि सरकार ने बेहतर काम किया है, सरकार ने पूरी मदद करने की कोशिश की है, लेकिन अब अनाज फ्री में देने के बजाय रोजगार के लिए बात करें, तो ये भी यहाँ के लोग का परसेप्शन है। लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है सरकार के लिए। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार गतिविधियां जो है नेताओं की, वो अब धीरे धीरे रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर जिस तरीके से विकास जी ने बताया कि 4 चरणों में हिंदुत्व का मुद्दा या धार्मिक मुद्दा नहीं, लेकिन अब पूर्वांचल की बात किया जाए तो यहाँ पर ज्यादा जो है धार्मिक मुद्दा रहता है। प्रयागराज में अभी कुछ दिन पहले ही माघ मेला लगा था, माघ मेला में यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए थे, कल्पवास भी उन्होंने किया था। जिस तरीके से भव्य यहाँ पर माघ मेला का आयोजन किया गया, लोगों ने तारीफ की, सरकार ने कोरोना काल में इतना अच्छा माघ मेला कराया है, इसका भी जो असर है वो देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के धार्मिक शहरों में अगर अब आप जाएंगे तो लोग धीरे धीरे चाहे बेरोजगारी को कम करें, लेकिन हिंदुत्व का जो हिडन हिंदुत्व है उसको भी लोग सोच रहे हैं कि यही सरकार है जो हिंदुत्व की बात करती है और हिंदू को आगे ले आने की बात करती है। ये भी लोग के जहन में है, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जितने भी विपक्षी पार्टियों के नेता जब बयान देते हैं तो कभी जिन्ना सामने आते हैं। अभी हमारी राकेश टिकैत से बात हो रही थी, राकेश टिकैत से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा था कि विकास की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर होनी चाहिए, लेकिन 2.5 महीने तक जिन्ना प्रवास कर जाएंगे और उसी पर राजनीति होगी। जैसे ही चुनाव होगा जिन्ना से लेकर के सभी चीजें दूर हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये बात भी उनके में सत्य है। तो अब देखना ये होगा कि आम जनता के दिल में क्या है, क्या सोच रही है, किसको मान रही है कि ये हमारे क्षेत्र के विधायक हों, किसको मान रही है कि ये हमारे मुख्यमंत्री हों। फिलहाल अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग लोग की अलग अलग राय आ रही है। जी प्रवीण। सैयद, आपका भी और विकास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे कि जो प्रयागराज के लोगों की क्या राय है, और विकास जी जिस तरह से बता रहे थे कि अब जो है ये धीरे धीरे, अभी बहुत ज्यादा प्रखर रूप से तो नहीं, लेकिन हिडन हिंदुत्व का एजेंडा भी शायद अब जो पूर्वांचल का इलाका है उसमें शायद बीजेपी को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचाएगा। तो आप
इसी तरह से और भी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे पेज पर, हमारे फेसबुक पेज के जरिए, हमारे यूट्यूब के जरिए आप हमसे जुड़े रहिए। आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।